अब बात करें वस्कुलर एक्सेस, तो वस्कुलर एक्सेस जो रहता है अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, सबसे मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, एवी फिस्टुला बनाते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली होता है। अगर कोई पेशेंट है, उसमें अगर हम लोग फिस्टुला नहीं बना पा रहे हैं किसी रीज़न तो हम सिंथेटिक ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं आर्टेरियोवेनस एवी ग्राफ्ट या आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट। और इन दोनों को मैच्योर होने में टाइम लगता है। एवी फिस्टुला को ऑलमोस्ट 2 मंथ लगते हैं मैच्योर होने में, और एवी जो ग्राफ्ट होता है उसको 2 वीक लगता है मैच्योर होने में। तो ऐसे केसेस में अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में है तो हम लोग सेंट्रल वीनस कैथेटर या पर्म कैथ जो रहता है वो टनल्ड कैथेटर होता है, उसकी मदद से पेशेंट का इमरजेंसी में या शॉर्ट टर्म के लिए डायलिसिस करते हैं। और बेसिकली हम बात करें आर्टेरियोवेनस फिस्टुला की, तो जो आर्टेरियोवेनस फिस्टुला जो रहता है वो प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये इसका पेटेंसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 10 साल तक जो फिस्टुला रहता है वो काम करता है, लेकिन इसको मैच्योर होने में ऑलमोस्ट 2 महीने लग जाते हैं। जो मोस्ट कॉमनली होता है रिस्ट पे बनाते हैं और बिटवीन द रेडियल एंड सेफेलिक, तो इसको बोलते हैं ब्रेसिक्सिया एंड सिमिनो, ब्रेसिकिया सिमिनो, ये इसको रिस्ट कलाई पे हम लोग बनाते हैं, रेडियो सेफेलिक। आप देख सकते हैं तो इसमें रेडियल आर्टरी है, रेडियल आर्टरी और सेफेलिक वेन, इन दोनों के बीच में फिस्टुला हमने बनाया है डिस्टल एंड पे। और जो एनास्टोमोसिस करते हैं वो ऐसा शू और हील, जूता, और ये जूते का आगे का हिस्सा है और ये हिल है, तो यहाँ पे इस तरीके से एनास्टोमोसिस करते हैं। तो रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन के बीच में करते हैं और इसको बोलते हैं ब्रेसिका सिमिनो। फिर जो दूसरे टाइप का जो फिस्टुला हम लोग एवी फिस्टुला बना सकते हैं वो ब्रैकियोसेफेलिक बना सकते हैं, और तीसरा ब्रैकियो वेसेलिक। तो जो ब्रैकियोसेफेलिक होता है, हम देख सकते हैं ये ब्रैकियल आर्टरी और ये सिफेलिक वेन इसके बीच में बनाते हैं। जबकि ब्रैकियो वेसेलिक की बात करें तो ब्रैकियल आर्टरी और जो ये ब्रैकियल आर्टरी है, और ये जो बेसिलिक वेन है इसको हमने ट्रांसपोजिशन करके सिफेलिक वेन की साइड लेते आए ऊपर, और इसको बोलते हैं ट्रांसपोज बेसिलिक वेन। तो ये भी फिस्टुला बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है ये भी फिस्टुला का, कि इसमें थ्रोम्बोसिस का रिस्क कम होता है और इन्फेक्शन का रेट भी कम होता है, ऑलमोस्ट 10 साल तक ये चल जाता है। अब बात करें आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट, तो आर्टेरियोवेनस ग्राफ्ट जो रहता है तब यूज करते हैं जब नेटिव वेसल्स काम नहीं करती हैं, और जो ग्राफ्ट रहता है वो बना रहता है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन का, पीटीएफई ग्राफ्ट है, और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में मैच्योर हो जाता है, और ये 5 साल तक चलता है और उससे पहले भी खराब हो जाता है। तो हम देख सकते हैं एवी फिस्टुला हमने बनाया है, तो जो एवी फिस्टुला है उसमें ये आर्टरी है और ये वेन है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट एनास्टोमोसिस है। जबकि ग्राफ्ट की बात करें तो ये आर्टरी है, ये वेन है, और इसके बीच में एक स्ट्रेट ग्राफ्ट लगा दिया है, और ये लूप में क्या है, ये आर्टरी है, वेन है, और एक लूप करके ग्राफ्ट लगा लिया, तो लूप ग्राफ्ट होता है और स्ट्रेट ग्राफ्ट होता है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है सेंट्रल वीनस कैथेटर। सेंट्रल वीनस कैथेटर जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, इमीडिएट डायलिसिस की जरूरत होती है, तो सेंट्रल वीनस कैथेटर यूज करते हैं स्पेशली इन इमरजेंसी, या कोई पेशेंट जो एवी फिस्टुला एवी ग्राफ्ट के लिए मैच्योर करने के लिए वेट कर रहा है। इसको मोस्ट कॉमनली जो प्रिफर्ड साइट होता है राइट इंटरनल जुगुलर वेन, वो मोस्ट प्रिफर्ड होता है। सब क्लेवियन को लेस प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें स्टेनोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमें काफ़ी लंबा अगर टेम्परेरी एक्सेस यूज़ करना है तो हम लोग जो ये जो कैथेटर है इसका टनलिंग कर देते हैं और टनल बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं पर्म कैथ। तो पर्म कैथ बनाते हैं, और इस जो टेम्परे इसको बोलते हैं टनल कैथेटर या पर्म कैथ, ये लॉन्ग टर्म के लिए टेम्परेरी एक्सेस प्रोवाइड कराता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, सेंट्रल वेन जो रहती है उसमें स्टेनोसिस हो सकता है, पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसिस। तो कई बार जो ये सेंट्रल वेन स्टेनोसिस हो जाती है, तो इसलिए हम लोग हीरोग्राफ्ट यूज़ करते हैं। अगर ये वेन जो खराब हो जाती है तो हीरोग्राफ्ट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करें वस्कुलर एक्सिस कैसे हमें पता चलती है, तो हमें अल्ट्रासोनोग्राफी कराना होता है और डायमीटर वेसल का डायमीटर और पेटेंसी चेक करना रहता है। यूजुअली 2 एमएम से ज़्यादा, अगर वेसल का चाहे वेन हो चाहे आर्टरी, दोनों का 2 एमएम से ज़्यादा डायमीटर होना चाहिए। और अगर हम वेनोग्राफी की बात करें तो वेनोग्राफी में हम लोग सेंट्रल वेन को देख सकते हैं कि उसमें स्टेनोसिस हुआ है कि नहीं, और ऐसे में हम लोग जो मॉडर्न टेक्निक है हीरोग्राफ्ट वो यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा, हम लोग जब ग्राफ्ट मैच्योर हो जाता है तो हम लोग उसमें पल्स थ्रिल चेक करते हैं या ब्रूई आफ्टर द क्रिएशन। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या होते हैं ग्राफ्ट बनाने में, तो सबसे पहला है कि इन्फेक्शन हो जाए, दूसरा है थ्रोम्बोसिस हो जाए, फिर तीसरा है एन्युरिज्म बन जाता है, चौथा है सेंट्रल वेन स्टेनोसिस हो जाए, पांचवा है स्टील सिंड्रोम। तो स्टील सिंड्रोम में होता क्या है, हमने जो फिस्टुला बनाया है ये
फिस्टुला बनाया है, तो उससे होता क्या है कि ये ब्लड सप्लाई जो डिस्टली है, ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है और सारी की सारी बाईपास कर जाती है और ऊपर चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टली ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो हम लोग कुछ प्रोसीजर करते हैं जिसमें से सबसे फेमस प्रोसीजर ड्रिल प्रोसीजर, हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा क्या होता है, वस्कुलर एक्सेस में थ्रोम्बस बन सकता है। थ्रोम्बस बन जाता है तो हमें थ्रोम्बोक्टोमी करना पड़ता है, आइदर सर्जरी या एंडोवस्कुलर। फिर उसके बाद अगर एन्युरिज्म बन गया है फिस्टुला में तो हमें सर्जिकल रिवीजन करना पड़ता है। अगर सेंट्रल वेन स्टेनोसिस हो गया है तो हमें एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा या स्टेंटिंग करना पड़ेगा। तो हम बात करें ड्रिल प्रोसीजर का, तो ड्रिल प्रोसीजर में क्या होता है कि डिस्टली हम देख सकते हैं कि ब्लड सप्लाई चली गई है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आर्टरी और वेन के बीच में कम्युनिकेशन है, तो आइदर हम लोग आर्टरी को इंटरवेंशन करें या वेन को। तो हम लोग जो सबसे मोस्ट कॉमनली करते हैं वो आर्टरी में इंटरवेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिल प्रोसीजर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टल पार्ट है और प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके बीच में एक ग्राफ्ट लगा देते हैं। ग्राफ्ट लगाने के बाद जो कम्युनिकेशन था उसको लाइगेट कर देते हैं या कट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्टल रिवस्कुलराइजेशन विथ इंटरवल लाइगेशन। तो इससे क्या होता है कि डिस्टली सप्लाई मिल जाती है और ये फिस्टुला एज इट इज उसको नहीं छेड़ते हैं। फिर अब दूसरा टेक्निक होता है रूडी। रूडी टेक्निक में क्या करते हैं कि हमने जो वेन है उसमें हम छेड़खानी करेंगे। और वेन की छेड़खानी कैसे करेंगे, जैसे जो पहले जो साइट थी उसको जहाँ पे बनाया था वहां से पेन को कट करके रिवाइज करके नई जगह बना देते हैं और नई जगह डिस्टली थोड़ा और दूर बना देते हैं, तो इसको बोलते हैं रिवीजन यूजिंग डिस्टल फ्लो। रिवीजन यूजिंग डिस्टल फ्लो, ये इसको बोलते हैं रूडी प्रोसीजर। फिर उसके बाद तीसरा होता है, तीसरे में फिर हम जो फिस्टुला होता है उसको कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसको प्रॉक्सिमल फ्लो, प्रॉक्सिमल आर्टरी से कैनुलेट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमलाइजेशन ऑफ द आर्टेरियल फ्लो। ये पाई हो गया। रूडी में क्या हो गया, डिस्टल फ्लो। पाई में क्या हो गया, प्रॉक्सिमल फ्लो, प्रॉक्सिमलाइजेशन ऑफ द आर्टेरियल इनफ्लो। फिर तीसरा होता है बैंडिंग। तो बैंडिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग बना देते हैं, बैंड बना देते हैं जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है, इसको बोलते हैं बैंडिंग। अब बात करें न्यू इनोवेशंस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला हम बात करें तो होता है एंडोवस्कुलर एवीएफ। एंडोवस्कुलर एवीएफ जो रहता है बहुत ही सिंपल टेक्निक होता है। इसमें जैसे हम लोग सेंट्रल लाइन डालते हैं वैसे ही अंडर अल्ट्रासाउंड पहले हम लोग वेन को लोकलाइज करते हैं और आर्टरी को लोकलाइज करते हैं। फिर उसमें हम लोग वायर डालते हैं और वायर डालने के बाद सियाम के गाइडेंस में वेन और आर्टरी हम लोग अल्ट्रासाउंड से लोकलाइज करते हैं और सियाम के गाइडेंस में हम लोग फिर वायर डालते हैं। वायर डालने के बाद फिर इलेक्ट्रोकॉटरी के थ्रू सियाम के गाइडेंस में उसको हीट कर देते हैं और मिनिमल इन्वेजिव तरीके से ये कम्युनिकेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं एंडोवस्कुलर एवीएफ। ये एक तरीके का सूचरलेस टेक्निक होता है। फिर जो हीरोग्राफ्ट हम डिस्कस कर रहे थे, हीरोग्राफ्ट में क्या होता है, ये सेंट्रल वेन जो है पूरा का पूरा जो है खराब हो चुका है, तो हम क्या करते हैं एक नया एक्सेस लेंगे और उसको हार्ट में डाल देंगे। हार्ट में डालने के बाद इसको बोलते हैं आउटफ्लो कंपोनेंट। अब फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ्ट यूज करेंगे और जो ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग टाइटेनियम कनेक्टर का यूज करते हैं जो कि आर्टेरियल कंपोनेंट का काम करेगा और ये वीनस कंपोनेंट की तरह काम करेगा। ये कनेक्टर टाइटेनियम कनेक्टर यूज करते हैं और यहाँ पे कोई भी एनास्टोमोसिस नहीं करते हैं। फिर जो ये आर्टरी का जो एनास्टोमोसिस होगा उसको फिर हम फाइनली यहाँ पे कर देंगे। तो इससे क्या होगा, फिर यहाँ पे हम लोग नॉर्मली कैनरा डाल के यूज कर सकते हैं। जो ये ग्राफ्ट होता है हीरोग्राफ, ये जो रहता है पीटीएफई का बना रहता है, ये एक नई टेक्निक है। फिर हम लोग 3D अल्ट्रासाउंड या मैपिंग यूज कर सकते हैं प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए।